नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दूसरे दौर के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड की 20 विधानसभा सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान। चौथे चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा। गुवाहाटी में पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। विदेशी आतंकी गुट आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। रेलवे स्टेशनों का होगा निजीकरण। माली हालत सुधारने के लिए जल्द बड़े फैसले। मेघालय में दौड़ी पहली ट्रेन। वित्तीय क्षेत्र में बीएन कृष्णा आयोग की सिफारिशें होंगी लागू। सेबी, एडा और आरबीआई को मिलाकर बनाया जा सकता है नया नियामक। और इबोला से मरने वालों की तादाद 7,000 के करीब। लाइबेरिया में संक्रमण दर घटी। माली में 7 की मौत। बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दूसरे दौर के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोनों राज्यों में चौथे चरण में नाम वापसी का काम भी शनिवार को पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में चौथे चरण के लिए नाम वापसी के बाद 181 और झारखंड में 217 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चौथे दौर के मतदान के लिए शनिवार को नाम वापसी का काम पूरा हो गया। इस दौर में जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड की 15 विधानसभा सीटों पर 14 दिसंबर को मतदान होगा। चौथे दौर के लिए 19 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 26 नवंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। दोनों राज्यों में रविवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। 2 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी। इस चरण में जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड की 20 विधानसभा सीटें हैं। इस दौर के लिए 7 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 14 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे गए। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ, जबकि 17 नवंबर तक नाम वापस लिए गए। इस दौर में जम्मू कश्मीर में 175 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। वहीं झारखंड में 223 प्रत्याशी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। ये शिकायत गृह मंत्री के श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर से टेलीफोन पर पहलगाम में चुनावी रैली को संबोधित करने को लेकर है। पार्टी प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टू ने आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज गुवाहाटी में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे, जहां वो संगाई फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। इसके पहले कल प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से मेघालय के लिए पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने रेलवे के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए स्टेशनों के निजीकरण और आधुनिकीकरण करने की बात कही। गुवाहाटी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास सरकार के एजेंडे में है। मेघालय से गुवाहाटी के बीच यात्री ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट रेल से, रोड से, म्यांमार से जुड़े, एशिया के और देशों से जुड़े। उन्होंने कहा कि कुछ रेलवे स्टेशनों का निजीकरण करने का फैसला किया गया है और देश के कई राज्यों में रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। हमने कहा है कि रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज करो, नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर 5 स्टार 7 स्टार होटल बना दो, मोटेल बना लो, मॉल बना दो। ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन के ऊपर आसमान पूरा खुला पड़ा है, उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो। 4 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कई आतंकवादी संगठन भारत की अंदरूनी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। गुवाहाटी में गृह मंत्रालय की सालाना बैठक में इससे निपटने की रणनीति पर विचार हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देशों से संचालित उग्रवाद पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा।
गृह मंत्री ने सम्मेलन में कहा कि सरकार किसी भी आतंकी संगठन को देश में पांव जमाने का मौका नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की गतिविधियां चिंताजनक हैं। आईएसआईएस के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ हो, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। गृह मंत्री ने मुंबई के युवक आरिफ मजीद का भी जिक्र किया, जो आईएसआईएस संगठन में शामिल होने इराक गया था। मजीद को खुफिया एजेंसी एनआईए वापस लेकर आई है और अदालत में पेशी के बाद उसे 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। गृह मंत्री ने चेताया कि अलकायदा पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का अपहरण करके उससे भारतीय नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई देश में आतंकवाद फैला रही है। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि यदि वह नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां यदि भारत में की जा रही हैं, तो आईएसआई क्या यह भी नॉन स्टेट एक्टर है? सम्मेलन में खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक आसिफ इब्राहिम ने पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद की वजह से सुरक्षा की स्थिति को नाजुक बताया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से उग्रवादी गतिविधियों का संचालन हो रहा है। पूर्वोत्तर में करीब 100 उग्रवादी संगठन हैं, जिनमें से कुछ का सरकार के साथ शांति समझौता है। सम्मेलन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की विधायी और प्रशासनिक सुधार संबंधी बहुत सी सिफारिशों को जल्द ही लागू करेगी। आयोग ने वित्तीय क्षेत्र के नियम कानून में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। केंद्र सरकार जल्द ही बीएन कृष्णा की अध्यक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आयोग ने मौजूदा ढांचे में बदलाव के लिए क्षेत्र आधारित नहीं बल्कि सिद्धांत आधारित सुझाव अपनाए जाने की सिफारिश की है। Institutionalize this mechanism and really need to learn from not only the best practices in India but the best global practices. आयोग की सबसे अहम सिफारिश है कि सेबी, इरडा, एफएमसी और आरबीआई के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नियामक बनाया जाएगा। साथ ही आयोग ने भारतीय वित्तीय संहिता लागू करने के बारे में एक विधेयक का मसौदा भी सुझाया है। हालांकि आरबीआई ने आयोग के कई प्रस्तावों का विरोध किया है। केंद्र का मानना है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद वित्तीय क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने जमीन सौदों में कई रियल एस्टेट कंपनियों की जांच के आदेश दिए हैं। हाल ही में खोजी पोर्टल ने दिखाया था कि रियल एस्टेट कंपनियां जमीन सौदों में काले धन का लेन देन करते हैं। बोर्ड ने देश भर में अपनी जांच इकाइयों से कहा है कि वो उन पर कार्रवाई करें जिनके नाम इस पोर्टल में आए हैं। वायुसेना प्रमुख अरूप रहा ने भारतीय जमीन को पड़ोसियों के कब्जे से छुड़ाने पर जोर दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारत का मकसद दूसरे देशों की भूमि पर कब्जा करने का नहीं है। बेंगलुरु में वायुसेना प्रमुख अरूप रहा ने पड़ोसी देशों और मध्य पूर्व के हालात पर चिंता जताई। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पड़ोस में हालात बेहद नाजुक हैं और इनसे उचित योजना बनाकर ही निपटा जा सकता है। India has no territorial ambitions except for recovering the territories that we lost because of the history that we've had to our neighbors. So we might like to recover those, but otherwise we have no intention of any territory being occupied by us from our neighbors otherwise. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने सैन्य क्षमता का विकास युद्ध के लिए नहीं बल्कि संघर्ष से बचने के लिए किया है। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने मध्य पूर्व में आईएसआईएस के मजबूत होने को दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने नए रंगरूटों से राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है।
थल सेनाध्यक्ष पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे थे। परेड की सलामी लेने पहुंचे सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने रंगरूटों से देश की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सेना को आंतरिक अशांति एवं प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पुणे की इस अकादमी में सेना के तीनों अंगों के कैडेट ट्रेनिंग लेते हैं। 1954 में इसकी स्थापना के बाद से यहाँ के कैडेटों ने हर लड़ाई में हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो अंतरिक्ष में मानव मिशन की तैयारी में जुटा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मानव मिशन के लिए तकनीकी परीक्षणों को अंजाम देगा। इसरो 15 से 19 दिसंबर के बीच प्रायोगिक रूप से एक डमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण करेगा। इसके तहत इसरो अब तक के सबसे बड़े और आधुनिक रॉकेट GSLV Mark 3 यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण करेगा। इस प्रयोगात्मक अभियान पर 155 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये रॉकेट 4 टन तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। 630 टन वाला रॉकेट GSLV Mark 3 126 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो मानव को ले जाने वाला कैप्सूल उससे अलग हो जाएगा और उसमें विस्फोट होने के 20 मिनट बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। मानव कैप्सूल की गति को उससे लगे 3 पैराशूट नियंत्रित करेंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश में सभी तबकों के साथ लिए बिना विकास की बात करना बेईमानी है। आजमगढ़ के शिबली कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन ये बातें सिर्फ नारे तक सीमित ना रहें, बल्कि देश में सभी तबकों को विकास में भागीदारी का मौका मिलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मिल्लत से अपील की थी कि वो बदलते हुए हालात से खुद को हम आहंग करें। उनके इन अल्फाज को याद करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, अपने अंदर बुनियादी तब्दीली पैदा करो, तब्दीलियों के साथ चलो। ये न कहो कि हम तगय्युर के लिए तैयार नहीं थे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद में महिलाओं को आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वो महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की हर संभव कोशिश करेंगी। नागालैंड विधानसभा गठन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को नीति और फैसलों में हिस्सेदारी का बराबर हक होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि लोकसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए सदन के 10वें हिस्से की बाध्यता बरकरार है, लेकिन इस बारे में नियम बदलने का हक संसद को है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिर दोहराया कि बीजेपी शिवसेना को सरकार का हिस्सा बनाना चाहती है। उन्होंने इस सिलसिले में जारी चर्चा के कामयाब होने की उम्मीद भी जताई। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्य में स्थिर सरकार के लिए बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर जोर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना को शामिल करने के लिए बातचीत शुरू करने के एक दिन बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। स्वामी ने कहा कि दिल्ली वापसी पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले पर चर्चा करेंगे। पहली बार इतिहास में बीजेपी यहाँ चीफ मिनिस्टर बननी है और उसमें यदि शिवसेना को साथ लेंगे, कीमत कुछ ना भी चुकाना पड़े, वो इतनी स्थिर सरकार होगी। दोनों मिलकर 200 के आसपास होंगे, तो 288 में होना ये बहुत बड़ी चीज होगी। सत्ता में साझेदारी को लेकर बीजेपी शिवसेना में बातचीत शुक्रवार को फिर से शुरू हो गई। माना जा रहा है कि बीजेपी ने सेना को 10 मंत्री पद का प्रस्ताव दिया। इनमें 5 कैबिनेट और इतने ही राज्य मंत्री के हैं। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए शुक्रवार शाम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी अब तक 35 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें मनीष सिसोदिया, राखी बिरलान के साथ 4 पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पूरे श्रीनगर में हाई अलर्ट है। इस बीच सेना ने तलाशी के दौरान कुपवाड़ा और बारामूला में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। शनिवार को हुए हमले में एक जवान समेत 8 लोग घायल हो गए थे और अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और मध्य प्रदेश के रायसेन में गैस रिसाव के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं में गैस लीक की वजह से 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पहली घटना रायसेन जिले की है, जहां शहर के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप के एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। इस गैस रिसाव की वजह से 41 कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शनिवार दोपहर फैक्ट्री से अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगा। इसके बाद यहां काम कर रहे कर्मचारी आंखों में जलन और बेचैनी की शिकायत करने लगे। करीबन दोपहर में 12:45 के आजू बाजू यहाँ पर ये जो क्लोरीन सिलेंडर था वो नीचे बॉडी से लीक हुआ था, तो उसको तुरंत ही जो भी हमारे ट्रेंड स्टाफ हैं तुरंत ही उन्होंने उसको जो क्लोरीन पिट अपना कॉस्टिक पिट रहता है उसके अंदर डाल दिया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ मेरठ रोड पर फूड्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री में शनिवार को अचानक गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव से 20 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसमें महिला कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। सभी को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिस फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ उसमें मीट पैकिंग का काम होता है। देर रात तक पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी थी। गैस रिसाव के कारणों का अभी पता नहीं चला है। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम जिले कारतेसह में हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। आतंकियों ने एक विदेशी गैर सरकारी संस्था की इमारत को निशाना बनाकर हमला किया। कारतेसह में अफगान संसद और कई मंत्रालयों के दफ्तर भी हैं और इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। पिछले 3 दिनों में काबुल में ये दूसरा बड़ा हमला है। चीन के अशांत शिंजियांग प्रांत में आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस हमले में 14 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। यह हमला शाची काउंटी में स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हुआ। शिंजियांग में 45% आबादी उइगर मुस्लिम समुदाय की है। चीन सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे पहले भी शिंजियांग में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। सीरिया में कोबानी पर कब्जे को लेकर कुर्द बलों और आतंकी संगठन आईएस के बीच संघर्ष तेज हो गया है। कोबानी पर इस साल सितंबर के बाद से कुर्द सुरक्षा बलों का कब्जा है। इस बीच आईएस ने यहां 4 आत्मघाती हमले किए, जिनमें 25 लोग मारे गए हैं। पहला आत्मघाती हमला तुर्की की सीमा के करीब हुआ। कोबानी में संघर्ष की वजह से सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों को तुर्की में शरण लेनी पड़ी है। नेतृत्व वाली गठबंधन सेना हवाई हमलों के जरिए कोबानी पर कब्जा बनाए रखने में सुरक्षा बलों की मदद कर रही है। मिस्र की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है। मुबारक पर 2011 की क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप था। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 86 साल के मुबारक के 7 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को भी अदालत ने बरी कर दिया है। मुबारक सरकारी धन के गबन के एक दूसरे मामले में 3 साल के कारावास की सजा काट रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पश्चिम अफ्रीका में इबोला वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,928 हो गई है। ताजा आंकड़ों में वो मौतें भी हैं जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था। लाइबेरिया में संक्रमण दर घट रही है, जबकि सिएरा लियोन में बहुत ज्यादा है। गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में अब तक इबोला के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। माली में इबोला से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक लाइबेरिया में 4,181 लोग इबोला से मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें लाइबेरिया में ही हुई हैं। अब तक यहां 6,802 मामले सामने आए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से ब्रिस्बेन में होने वाला पहला टेस्ट मैच स्थगित कर दिया गया है। 25 साल के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिलिप ह्यूज की बाउंसर लगने से हुई मौत के बाद ये फैसला लिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि फिलिप ह्यूज का अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर बाद होगा और इसके अगले दिन टेस्ट मैच खेलना ना तो मुमकिन होगा और ना ही उचित। कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ताजा बर्फ जहां सैलानियों को लुभा रही है, तो वहीं बर्फबारी से स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही हैं। चुनावी तैयारियों में लगे प्रशासन के लिए लोगों की बुनियादी समस्याओं को दूर करना दोहरी चुनौती साबित हो रहा है। घाटी में हो रही बर्फबारी ने जनजीवन पर खासा असर डाला है। राजौरी जिले के पीर की गली में चारों ओर बर्फ की चादर जमा हो गई है। भारी बर्फबारी से इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई है। दुश्वारियों से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब ज्यादा बर्फ पड़ेगी इसका ध्यान देना चाहिए डिपार्टमेंट मगर रोड को, जिसका ये समझो ये रोड है उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोड 12 महीने खुली रहनी चाहिए। अगर ये रोड खुली रहेगी तो यहाँ के लोगों को कारोबार कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो मतलब कि ये बर्फबारी जो है ये तो हल्की हल्की होती रहती है यहाँ पे। बर्फ से ढकी ये मुगल रोड पुंछ और राजौरी जिले को श्रीनगर से जोड़ती है और इसके बंद होने से पूरा इलाका बाकी घाटी से कट जाता है। इधर बर्फबारी की खबर से खुश सैलानी घाटी का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद होने से उन्हें मायूस लौटना पड़ रहा है। ये रोड खुला रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यहाँ के लोग हैं उनका कारोबार भी चलेगा और जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी एक स्वर्ग का, जन्नत का नज़ारा देखने को मिलेगा। सूबे में इन दिनों 5 चरणों में विधानसभा चुनाव चल रहा है। प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी मतदान की तैयारियों में लगे हुए हैं, लिहाजा लोगों को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। राजौरी जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए 20 दिसंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेरू की राजधानी लीमा में 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक पर्यावरण में आ रहे बदलावों पर शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में 195 देशों के नेता भाग ले रहे हैं। हाल में अमेरिका, चीन और दूसरे एशियाई देशों में आए प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए ये सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। भारत में अक्टूबर के महीने में आया हुदहुद तूफान, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। चीन में बढ़ता स्मॉग का प्रकोप, लाखों लोग सांस की बीमारी से परेशान। न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक बर्फबारी, वो भी सर्दी की शुरुआत में ही। कैलिफोर्निया और ब्राजील में 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ता सूखा। ये सभी हादसे इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं प्रकृति का मिजाज बिगड़ा है और इसका जिम्मेदार है इंसानी लालच। ब्राजील में आए सूखे के पीछे वैज्ञानिक यही तर्क देते हैं। E chama atenção o crescimento das emissões de uso da terra, desmatamento e energia. Em uso da terra, o crescimento foi acima de 16% em relação ao ano anterior, de 2012, e em energia acima de 7%. Isso é bem maior, por exemplo, do que a taxa de crescimento do país. न्यूयॉर्क में आया बर्फीला तूफान भी इसकी ही एक मिसाल है। ये तूफान अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अब शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये उठता है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हाल ही में G20 देशों की शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कार्बन उत्सर्जन के स्तर को लेकर करार हुआ। करार में चीन को कार्बन उत्सर्जन को 2005 के मुकाबले 26% करने का लक्ष्य दिया गया।
Announcing that the United States will take another important step. We are going to contribute $3 billion to the Green Climate Fund so we can help developing nations deal with climate change. जानकारों के मुताबिक सन 2100 तक पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री तक कम करने के लिए अमेरिका की ये कोशिश काफी नहीं है। अब पर्यावरणविदों की नजरें लीमा पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में 2021 तक पुराने जंगलों की कटाई पूरी तरह से रोकने, अमेरिका में सूर्य ऊर्जा के प्रचार प्रसार, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व एशियाई देशों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता जैसे प्रस्तावों पर सहमति बन सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। दूसरे दौर के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड में 20 विधानसभा सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान। चौथे चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा। गुवाहाटी में पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। विदेशी आतंकी गुट आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। रेलवे स्टेशनों का होगा निजीकरण। माली हालत सुधारने के लिए जल्द बड़े फैसले। मेघालय में दौड़ी पहली ट्रेन। वित्तीय क्षेत्र में बीएन कृष्णा आयोग की सिफारिशें होंगी लागू। सेबी, इरडा और आरबीआई को मिलाकर बनाया जा सकता है नया नियामक। इबोला से मरने वालों की तादाद 7000 के करीब। लाइबेरिया में संक्रमण दर घटी। माली में 7 की मौत।